नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन के 3 प्रमुख लाभों को लेकर बात करेंगे। जहां दोस्तों 1000 रुपये से 7500 रुपये तक की पेंशन जानिए आखिरकार आप सभी को किस तरीके से देखने को मिलेगी। जहां दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर 3 प्रमुख लाभ जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम सभी के लिए बात करेंगे EPS 95 पेंशन भोगियों को बड़ा झटका, मोदी सरकार का न्यूनतम पेंशन पर 2 टोक जवाब आया सामने। तो आखिरकार दोस्तों न्यूनतम पेंशन भोगियों को किस तरीके से बड़ा झटका लगा है, आखिरकार EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए श्रम और रोजगार मंत्री की ओर से कौन सा सीधा सवाल का जवाब आया है जिससे पेंशन भोगियों के लिए 2 टोक बात कही गई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन में बम्पर फायदा। तो आखिरकार पुरानी पेंशन योजना के ऐलान को लेकर लाखों कर्मचारियों के पेंशन के अंदर बम्पर फायदा किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार के पेंशन धारक है, राज्य सरकार के पेंशन धारक है या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे EPS 95 पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज की प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को दे देते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें, EPS पेंशन की 3 प्रमुख लाभ, रुपए 1000 से रुपए 7500 तक पेंशन, जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने EPS 95 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाली पेंशन योजना के उद्देश्य को लागू किया है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो कि संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और EPF का हिस्सा है। EPS 95 पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक नियमित आय प्रदान करने का था। इस योजना के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 1000 रुपये से लेकर अधिकतम 7500 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। इस वीडियो के अंदर हम EPS 95 पेंशन योजना के 3 प्रमुख लाभ, पात्रता, योगदान प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन योजना के 3 प्रमुख लाभों के बारे में। EPS 95 योजना कई लाभ प्रदान करती है। यहाँ पर हम 3 प्रमुख लाभों की बात करेंगे। पहला है न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 7500 रुपये तक की मासिक पेंशन। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर मासिक पेंशन दी जाती है। यदि आपकी सेवा अवधि लंबी है तो आपका वेतन अधिक रहा है तो आपको अधिकतम 7500 रुपये तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये निर्धारित की गई है ताकि वे सभी के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जा सके। दूसरी है विधवा और अनाथ पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का दूसरा बड़ा लाभ भी है कि परिवार की सुरक्षा दी जाती है। यदि कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो विधवा को आजीवन पेंशन दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक अनाथ पेंशन का भी फायदा इसमें देखने को मिलता है। साथ ही तीसरी है रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्वतंत्रता, यानी कि EPS 95 योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह सुविधा यहाँ पर सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और किसी पर निर्भरता यहाँ पर कर्मचारी की न हो सके। यानी कि दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से अधिकतम 7500 रुपये की मासिक पेंशन, इसके अलावा विधवा और अनाथ की पेंशन और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्वतंत्रता को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर आ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों को बड़ा झटका, मोदी सरकार का न्यूनतम पेंशन पर 2 टोक जवाब। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अन्य विशिष्ट बकाया के साथ न्यूनतम पेंशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। EPFO अधिकारियों को कृत्य को न्यायालय के या पर खिलाड़ियों की तरह माना जा सकता है। सरकार द्वारा EPS 95 न्यूनतम पेंशन के संबंध में लागू कार्यवाही का क्या मतलब है, यहाँ पर जो है अरविंद गणपत सामंत में श्रम और रोजगार मंत्री से समाजवादी पेंशन पर पूर्ण रूप से प्रश्न पूछा गया। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की मांग की जा रही है। साथ ही ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल को जोड़ने की भी मांग हो रही है, यानी कि DA को लेकर और साथ ही मेडिकल को लेकर। इस पर सरकार का सवाल आया है। लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया कि EPS 95 पेंशन भोगियों के लाभ को लेकर यहाँ पर न्यूनतम अरविंद गणपत राव ने श्रम और रोजगार मंत्री से प्रश्न सीधा पूछ लिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 के सहित पेंशन भोगियों और उनके परिवार को यहाँ पर जो न्यूनतम पेंशन
पेंशन अन्य विशिष्ट लाभों के बारे में क्या आदेश किया है। साथ ही ये पूछा गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी करने के संबंध में कोई आदेश जारी किया है क्या। ईपीएस 95 ने सरकारी पेंशन भोगियों की संख्या सहित इसके संबंधी नाम क्या है। यदि हाँ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने और क्या क्या कारण है। क्या ईपीएफओ अधिकारियों के कार्य को कोर्ट के फैसले के आधार पर माना जा सकता है। यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इसका ढांचा क्या है। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा सवाल जो है लोकसभा के अंदर पूछा गया। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पर पूछे गए सवालों के जवाब में श्रमिक और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अन्य सामान्य या जो है बकाया के साथ न्यूनतम पेंशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया था। श्रम और रोजगार मंत्री ने पूछा गया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत ब्यौरे में त्रुटियों के सुधारने के लिए अनुमति देकर ईपीएफओ पोर्टल पर सुप्त घोषणा की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या ये सुधार ईपीएफओ प्रणाली अध्ययन रहित प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसे ईपीएफओ 2.0 कहा जाता है। यदि हाँ है तो इसके बारे में क्या जानकारी है। क्या शुरू की जाने वाली प्रणाली ईपीएफओ 3.0 में ईपीएफओ की तुलना 2.0 की तुलना में अधिक लाभ होंगे। यदि इससे अधिक लाभ होंगे तो इसके बारे में क्या जानकारी है और क्या यह प्रणाली ईपीएफओ की कार्यभार को कम करेगी। यदि हाँ तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। तो दोस्तों श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने उत्तर दिया, जी हाँ, नौकरी बदलते समय सदस्य की भविष्य निधि में अंतरण की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है जिससे कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत विवरण में त्रुटियों को स्वयं सुधारने की अनुमति दी गई है। बशर्ते उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सदस्य पहचान संख्या आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ईपीएफओ नियमित रूप से अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं में संशोधित करता है ताकि उनके सदस्यों के लिए जीवन की सुगमता और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत शामिल प्रतिष्ठानों के लिए व्यापार करने में आसानी और भी सुनिश्चित की जा सके। सरलीकृत प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ईपीएफओ का कार्यभार कम हो जाता है। ये जवाब दोस्तों लोकसभा के अंदर आप सभी के लिए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के द्वारा दिया गया, जिसको कि सवाल के उत्तर में ये दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। लाखों कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन में बम्पर फायदा। आखिरकार दोस्तों सरकार का क्या ऐलान है, कैसे आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। वर्षों से अपनी पेंशन को लेकर असमंजस में पड़े कर्मचारियों के लिए घोषणा की सौगात से किसी भी कम नहीं है। आइए जानते हैं फैसले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और इसका सीधा असर किन लोगों पर पड़ेगा। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो अपडेट आया है इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। योगी सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना के तहत कुछ अहम सुधारों की घोषणा की है। ये सुधार उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आए हैं जो उसकी वर्षों से अपनी पेंशन को लेकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। दोस्तों सरकार ने कुछ वर्गों के लिए ओपीएस का फिर से लागू करने का ऐलान किया, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया। जो कर्मचारी नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में आ चुके हैं उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना में लौटने का विकल्प दिया जा रहा है, यानी कि नए कर्मचारियों के लिए भी विकल्प का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने पेंशन की गणना के तरीके में संशोधन किया है जिससे कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिल सके, यानी कि दोस्तों पेंशन की राशि में सीधे तौर पर आप सभी के लिए वृद्धि की गई है। तो दोस्तों पेंशन लाभ की सूची में कौन कौन यहां पर जो है शामिल हो सकता है। यूपी सरकार के तहत जो आदेश जारी किया गया है इसमें किन किन को लाभ मिलेगा। तो इसमें राज्य शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस बल, प्रशासनिक कार्य कर्मचारी, सेवानिवृत्त कार्य कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अस्थायी कर्मचारियों को 10%, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 12%, प्रशासनिक कर्मचारियों को 18%, पुलिस बल को 25%, स्वास्थ्य कर्मचारियों को 15% और राज्य शिक्षकों को यहां पर जो है 20% का लाभ मिलेगा। अब लाभ की श्रेणी की बात करें तो राज्य शिक्षकों को पुरानी पेंशन, स्वास्थ्य कर्मचारियों को आंशिक की बहाली, पुलिस बल को पूरी पेंशन, प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए विकल्प के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन में संशोधन के अनुसार और अस्थायी कर्मचारियों के लिए पात्रता अनुसार पेंशन में वृद्धि की जा चुकी है, जो कि योगी सरकार ने आप सभी के लिए लिस्ट बनाकर जारी कर दी है। तो यहां पर ओपीएस को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है।